हेलो जूनियर्स, स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 10। काफी वेटेज पजेस करता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी सा चैप्टर है। आपकी डेली लाइफ में इसका काफी यूज है। आप डेली लाइफ के एग्जांपल से इसको रिलेट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस भी करेंगे और ये वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो मैथ से आपको लव करा सकता है। वैसे तो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स मैथमेटिक्स के ऐसे होते हैं जो मैथ से लव करा सकते हैं, बट डिपेंड ये चीज करती है कि हमारा परफेक्शन कितना है उस चैप्टर में, उस चैप्टर पे ग्रिप कितनी है हमारी। तो किसी भी चैप्टर पे अगर ग्रिप होती है ना तो उसको करने में मजा आता है। जैसे एक एग्जांपल, अगर हम क्रिकेट खेलते हैं, हमें क्रिकेट खेलने का शौक है, तो हम अगर क्रिकेट में छक्के चौके बस इतने लंबे लंबे शॉट्स मारते हैं ना, तो हमारा भी अंदर से मन करता है कि हमें कोई अच्छा से अच्छा बॉलर मिले, हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए, अपने टैलेंट को दिखा पाए। वैसे ही मैथमेटिक्स में जब आपके बेसिक्स और कंसेप्ट मजबूत होते हैं ना, क्वेश्चंस करने का मन करता है। इसी को कहते हैं मैथ्स में इंटरेस्ट जगना। तो सारे कंसेप्ट पॉइंट टू पॉइंट कवर होंगे, नो टेंशन। परफेक्शन की फुल गारंटी है। बस लेक्चर को ध्यान से सुनना, पॉइंट टू पॉइंट ना समझ आए तो रिवाइंड करके देख लेना वीडियो को। प्रेफर करूंगा वीडियो को फास्ट देखो, 1.5 की स्पीड में, अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस फॉर्मूले को अपनी नजरों में डाल लो हमेशा हमेशा के लिए। पूरे चैप्टर का फंडामेंटल है ये, क्योंकि इसके सारे टर्म्स को हम इंडिविजुअली समझेंगे कि ए एन क्या होता है, ए क्या होता है, एन क्या होता है, डी क्या होता है। टीचर जल्दबाजी में बता देते हैं, इनकी डेप्थ तक नहीं ले जाते हैं, इन टर्म्स का हमें फील नहीं देते हैं ताकि हम इनको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। खाली मैथमेटिकल नॉलेज दे देते हैं, मैथ का रियल मीनिंग है हम अपनी लाइफ में कहां अप्लाई कर सकते हैं उसको जब तक हम फील नहीं करेंगे, अपनी लाइफ से रिलेट नहीं करेंगे, तो उस तरीके से समझते हैं। तो देखो, ए एन, ए एन, डी, इन सबको समझने से पहले हमें सबसे पहले एग्जांपल लेना होगा एक एपी का। एपी कुछ नहीं होती, एपी एक सिंपल, हमें एक नंबर पकड़ना होगा, कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 2 से स्टार्ट की, ठीक है। अब इसमें हमें एक कांस्टेंट रेट से इसको बढ़ाते जाना है सीरीज को। इस 2 में अब मैं 3 से ऐड करूंगा तो 5 मिलेगा। अब 5 में भी 3 को ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा। इसमें भी 3 ऐड किया 11 मिलेगा। इसमें भी 3 ऐड किया 14 मिलेगा। इसमें 3 ऐड किया 17 मिलेगा। ऐसे ही करके ये सीरीज चलती चली जाएगी। तो ये है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें हमें एक नंबर उठाना है और उसको कांस्टेंट रेट से बढ़ाते जाना है। एक कांस्टेंट नंबर को उस स्टार्टिंग वाले नंबर में ऐड करो, जो सक्सेसिव नंबर मिलेगा उसमें भी वही कांस्टेंट नंबर ऐड करो, एक और नया नंबर मिलेगा, और उसके बाद ऐसे ही चलती चली जाएगी सीरीज। अब आप कहोगे कि ये कहां तक जाएगी, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैंने आपसे कह दिया कि आपसे कह दिया कि मैं आपको महीने में 10 रुपए दूंगा, ठीक है, और हर महीने मैं आपके 5 रुपए बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। इस महीने में मान लो मैंने आपको 10 रुपए दिए, जनवरी में आपको 10 रुपए दिए, मान लिया, ठीक है। अब हर मंथ में आपके 5 रुपए आपकी पॉकेट मनी में बढ़ाता जाऊंगा। अब मैं आपसे पूछ लेता हूं कि 27th मंथ पे आपकी पॉकेट मनी क्या होगी, मैं 27th मंथ पे आपको कितने रुपए दूंगा। अब आप इस तरह कैलकुलेट करने तो बैठोगे कि नहीं, कि इसमें ऐड किया फिर इसमें ऐड किया फिर इसमें ऐड किया, 27 टाइम्स चले जाओगे। तो इसीलिए इस फॉर्मूले का बर्थ हुआ है। ये हमारा सिंपल कर देता है ऐसे क्वेश्चंस को करना। तो देखो, यहाँ पे ये फर्स्ट मंथ है, ये सेकंड मंथ है, ये थर्ड मंथ है, ये फोर्थ मंथ है, ये फिफ्थ मंथ है, ये सिक्स्थ मंथ है, ठीक है। मान लो मैंने आपको क्या दिया कि अभी मैं आपको 2 रुपए दे रहा हूं और अगले महीने में मैं आपको हर महीने आने वाले अगले हर महीने में मैं आपके 3 रुपए बढ़ाता जाऊंगा। तो देखो, पहले मंथ में तो मैंने आपको 2 दे दिए, इस मंथ का हिसाब हो गया। अब अगले मंथ की बारी है, जब अगला मंथ आएगा तो आपको फिर 5 मिलेंगे, फिर 8 रुपए मिलेंगे, फिर 11 मिलेंगे तीसरे मंथ में, ठीक है। ऐसे आपके पॉकेट मनी बढ़ती चली जाएगी। तो अब आ जाते हैं कि ए एन क्या है और ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है, इसको समझते हैं। तो ए एन हमारी वैल्यू होती है एपी में। देखो, एपी तो समझ आ गया ना कि कोई भी पर्टिकुलर नंबर उठाओ उसको कांस्टेंट रेट से बढ़ाते जाओ उसको, ठीक है। इसमें 3 ऐड किया, ये 3 की ही रेट से तो बढ़ रहा है, यहां 3 ऐड किया फिर 3 ऐड किया फिर 3 ऐड किया, ओके। अब देखो, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया हमारा पोजीशन नंबर ऑफ ए एन। ए एन क्या है, वैल्यू है, तो वैल्यू का पोजीशन नंबर है। अगर आप ध्यान से इन टर्म्स को देखोगे ना और एपी के एग्जाम्पल पे आप नजर डालोगे तो आप खुद ही इनको समझ सकते हो। पॉज करके खुद से समझने की कोशिश करो। अगर आप सही होते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। इसी तरीके से मैथ्स को किया जाता है। देखो, हमारा पहले फर्स्ट टर्म समझते हैं, एपी का फर्स्ट टर्म जहां से वो एपी स्टार्ट हुई है, हमने जो नंबर पकड़ा है, जैसे कि 2 हो गया, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जिस कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, 3 से बढ़ रहा है, वो कैसे पता करेंगे, अभी आगे इसका जनरल फॉर्मूला देखते हैं। वैसे तो हमें पता है, हम देख के बता सकते हैं कि 3 के रेट से बढ़ रहा है, पर जनरल इसका रिप्रेजेंटेशन
तो किसी को इस तरह आप लिख के दे दो कि उसको बोल के समझाने की जरूरत ना पड़े, तो वो होती है जर्नल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो देखो हमारा इस एपी का अगर बात करें तो हम सभी का वैल्यू लिख लेते हैं, सभी के देखते हैं, इसको रफ करो। तो देखो पहले लिखेंगे ए, हमारा क्या है यहाँ पे 2 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 3 है। ये हमें कैसे पता चला, इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू ए एन माइनस ए एन माइनस 1। अब ये ए एन क्या होता है, ए एन माइनस क्या होता है, वो आप तभी समझोगे जब ये ए एन आपको समझ आ जाएगा। तो अभी इसको यहीं पे पॉज करो, देखने में कॉमन डिफरेंस 3 लग रहा है, 3 की रेट से बढ़ रहा है। अब देखो एन पे आ जाते हैं, एन अगर मैं मान लेता हूं 4th, तो एन कुछ नहीं होता है, पोजीशन नंबर होता है। एपी में वैल्यूज का पोजीशन, एपी में वैल्यूज का पोजीशन, समझ रहे हो। जैसे अगर मैं कह देता हूं 4th पोजीशन बताओ, 1 2 3 4, 4th पोजीशन ये है कि नहीं। अब मैं पूछ लेता हूं 4th पोजीशन पे वैल्यू क्या है, इसका मतलब मैंने क्या पूछा, A4 पूछा, n की वैल्यू 4 ली है, तो ये जो n है और ये जो n है सेम बात होती है। अगर A4 पूछा है तो इसका मतलब कहा गया है 4th नंबर पे, 4th पोजीशन पे इसकी वैल्यू क्या होगी, एपी की 11 होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं A3 पूछ लेता हूं, तो यानी n की वैल्यू 3 है, तो हमारी 3rd पोजीशन पे वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। देखने में लग रहा है, ठीक है। तो अब समझ आ गया होगा कि ये n नीचे क्यों लगा होता है। ये n हम तभी डिफाइन कर सकते हैं जब हमें पोजीशन पता होगी। जैसे A7 पूछ लेता है, A19 पूछ लेता है, तो उस हिसाब से आप निकालते जाओगे। ठीक है, सारे टर्म्स एकदम क्लियर हो गए। n कुछ नहीं है, पोजीशन नंबर है, n पोजीशन नंबर है, 1 2 3 4, हर टर्म को आप, हर नंबर को आप उसकी पोजीशन देते जाओगे, नंबरिंग करते जाओगे इसकी, ये फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे। ठीक है, नोट करो। देखो अब ना कॉमन डिफरेंस की थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। अब एपी मैंने क्या ली थी, 2 5 8 11 14 17, अब यही तक रखते हैं, इसको बढ़ाते हैं बस। अब इसमें से हमें कोई भी नंबर उठाना है, तो हमने जनरल फॉर्मूला इसका क्या लिखा था कॉमन डिफरेंस का, ए एन माइनस ए एन माइनस 1। यानी कि हमें कोई भी वैल्यू उठानी है, मान लो कोई भी वैल्यू का मतलब है हमें 1 से ज्यादा उठानी है, फर्स्ट पोजीशन से ज्यादा। जैसे मैंने 2 उठा ली, A2, अब ए एन माइनस 1 को इससे सब्सट्रैक्ट करना है, यानी कि A1 को, क्योंकि n की वैल्यू मैंने 2 ली है, तो यहां पे 2 डालोगे तो 2 माइनस 1 1 होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करना सिंपल, और इनको क्या नई वैल्यू आती है, जैसे यहाँ पे n मैंने 2 लिया था, तो इसमें वैल्यू पुट करोगे तो हमें ये A1 ही तो मिलेगा, इतना तो आता होगा आई थिंक। तो A2 हमारी क्या है, 5 है, A1 क्या है, 2 है, तो 5 माइनस 2 क्या है, 3 है, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब आप चाहे इस तरह लिख सकते हो कि D इज इक्वल्स टू A6 ले लेते हैं माइनस A5, यानी कोई भी वैल्यू उठानी है उसकी जस्ट पीछे वाली वैल्यू से उसे सब्सट्रैक्ट करना है। तो A6 माइनस A5 कितना होगा, 17 माइनस 14, देख सकते हैं हम लोग, 17 माइनस 14 आ गया हमारा 3। तो समझ गए। चलो अब एक और इंपॉर्टेंट बात नोट करना, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें हर बार ऐसी असेंडिंग ऑर्डर की एपी नहीं मिलेगी, हमें डिसेंडिंग में भी मिल सकती है। जैसे कि अगर मान लो मैंने यहां 15 से स्टार्ट किया, 15 हो गया, 13 हो गया, 11 हो गया, 9 हो गया, और हमारा 7 हो गया, डिक्रीज करते जा रहे हो। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर की भी एपी होती है, ये भी एक एग्जांपल है एपी का। अब यहां पे हम कॉमन डिफरेंस क्या देख सकते हैं, मैंने क्या कहा था, कॉमन डिफरेंस में कोई भी एक नंबर उठाओ, फर्स्ट टर्म को छोड़ के, फर्स्ट टर्म को छोड़ के, ए को छोड़ के कोई भी नंबर उठाया, जैसे हमने उठाया A3 उठाया, उससे माइनस करना है A2 को, यानी उसके जस्ट पीछे वाले को, क्योंकि AN यहां होता है और माइनस AN माइनस 1, तो A3 हमारा 11 माइनस 13 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो यानी ये -2 की रेट से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब जैसे इसका एक एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि मैंने आपसे कह दिया कि मैं आपको 15 रुपए इस मंथ में दे रहा हूं, अब मैं अगले मंथ, हर मंथ में आपके 2 रुपए काटूंगा पॉकेट मनी से, आपकी पनिशमेंट है। ठीक है, पहले आज मैंने आपको 15 रुपए दे दिया, अब अगले मंथ में मैं आपको 13 रुपए दूंगा, उसके अगले मंथ में आपको मैं 11 दूंगा, उसके अगले मंथ में मैं आपको 9 दूंगा। तो इस तरह डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी एपी हो सकती है। बस हमें कोई भी नंबर उठाना है, उसे कांस्टेंट रेट से बढ़ाना है, चाहे वो कांस्टेंट पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। इससे क्या डिटरमाइन होता है कि हमारा डी पॉजिटिव भी हो सकता है और डी नेगेटिव भी हो सकता है। इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना कि हमेशा डी पॉजिटिव ही हो, तो पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है डी की, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है।
ये नोट करो। देखो स्कूल नोटबुक से आप लोग एक अलग नोटबुक बना लिया करो पतली सी, ठीक है, जिसमें ये प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स नोट कर लो। स्कूल में सिलेबस कवर कराने के चक्कर में टीचर्स का माइंड डिस्टर्ब होता है, वो जल्दी जल्दी करा देते हैं। बहुत ही लकी बच्चे होते हैं जिन्हें अच्छे टीचर्स मिल पाते हैं, ठीक है। तो ये प्यारे कंसेप्ट्स आपको मिल रहे हैं, तो स्कूल नोटबुक से अलग इन कंसेप्ट्स के लिए आप सिर्फ नोटबुक बनाओ जिसमें ये सारे पॉइंट्स नोट करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस को रफ में करो। अरे यार किसी जंग की तैयारी कर रहे हो तो उसको क्या फेयर में करोगे, सजा सजा के उसकी तैयारी करोगे क्या, जंगलियों की तरह करोगे तैयारी। तो इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस हमेशा रफ में किया करो, ठीक है, रफ भर डालो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी मैथ स्ट्रेंथन होगी आपकी। और खासकर ये चैप्टर तो प्रैक्टिस वाला है, ठीक है। अब देखो नई नई चीजें सीखने को मिल रही है, मजा आ रहा होगा। एक और बात नोट करना, बहुत बढ़िया पॉइंट गिरने जा रहा है आपके ऊपर। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूं एपी का। 2 4 6 8 10। अब देखो ये किसी का टेबल दिख रहा है ना हमें, ये किसी का टेबल लग रहा है ना, 9 18 27 36, ठीक है, ये किसी का टेबल लग रहा है ना। तो समझ जाओ कि सारे एपीज पॉइंट को इस तरह नोट करना बढ़िया से, ऑल टेबल्स आर एपी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, बट ऑल एपीज आर नॉट टेबल्स, ठीक है। जैसे 2 का टेबल हो गया, ये हमारा 9 का टेबल हो गया। तो देखो हमने 2 से स्टार्ट किया था, इसको कांस्टेंट रेट से हम बढ़ाते जा रहे हैं। इसका कॉमन डिफरेंस देख लो, 2 है, 2 ऐड किया इसमें 4 मिला, 2 ऐड किया हमें 9 मिला, 2 ऐड किया हमने 8 मिला। तो इसी तरीके से यहाँ पे 9 से स्टार्ट किया था तो इसमें 9 ऐड किया 18 मिला, 18 में 9 ऐड किया तो 27 मिला। इस तरीके से कांस्टेंट रेट से बढ़ता जा रहा है। तो इस बात का क्या मतलब है, बट ऑल एपीज आर नॉट टेबल। इसका एग्जांपल आपके सीधे सामने कि हमने अभी एक लिया था 2, 5, 8, 11, 14, 17। देखो ये किसी का टेबल तो नहीं है, बस ये कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। तो सारे टेबल्स एपी हो सकते हैं पर सारे एपीज टेबल्स नहीं हो सकते। इतना स्टैंडर्ड आपका हाई हो चुका है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन की चीजें हैं, ये सब आपको पॉज करके खुद देखनी होती है। ये कॉमन चीजें, इन चीजों को स्प्लिट करके आपको खुद ऑब्जर्व करना होगा। इसीलिए मैथमेटिक्स में बच्चे परफेक्शन नहीं गेन कर पाते हैं जब अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाते हैं। अपनी तरफ से एफर्ट लगाना है, ओके। चलो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना, काफी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि देखो ए एन को ही हम nth टर्म भी कहते हैं। इसका कहने का मतलब समझो, nth टर्म यानी कि nth टर्म पूछा गया है, हमें पोजीशन तो पता है। मान लो मैं कह दूं फोर्थ टर्म, 4 मुझे पोजीशन पता है। अब इसके हाइफेन में, इसकी पावर में देख लो th लग गया, तो इसमें पूछा गया है वैल्यू क्या होगी उस एपी में। जैसे हमारा फॉर्मूला ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। देखो कॉन्सेप्ट्स गिर रहे हैं, लूट सको तो लूट लो। इतना इलस्ट्रेट होके आप समझ रहे हो, अब भी ना समझ आए तो बेकार है। सुनो, ए एन हमारा है, ये हमें nth टर्म भी बोल देता है क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे फोर्थ टर्म हो गया, फिफ्थ टर्म हो गया, तो इसमें फिफ्थ टर्म पूछा गया है तो इसका मतलब क्या है, फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या है, हमें वैल्यू से मतलब है। इसमें क्या दिया है कि एपी दी है 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से बढ़ती गई है। अब मुझसे क्या दिया गया है कि फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या है, तो फोर्थ टर्म की वैल्यू मैं देख सकता हूं 8 है। तो मैंने पहले ही बताया था कि ए एन वैल्यू होती है, वैल्यू। तो ए एन वैल्यू है, या फिर हमसे इस तरह पूछ लेगा कि फोर्थ टर्म क्या है, तो फोर्थ हमें 4 पोजीशन पता चल गई है। अब इसके ऊपर टीएच लग गया, इसका मतलब हमसे वैल्यू पूछ रहा है। समझ गए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इस चीज को नोट कर लेना है। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, आप कंफ्यूज नहीं रहोगे, ठीक है। इसको एकदम बढ़िया 5 स्टार दे देना। कहीं पे अपनी एक मैं बता रहा हूं अलग से नोटबुक बना लो जिसमें नए नए कंसेप्ट जो आप नहीं सीखे हो अभी तक, वो सीख रहे हो तो उनको नोट करते रहना। अब देखो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको मस्त वे में समझ आ जाए। क्वेश्चन है, योगेश सेव्ड 5 rupees in the first week of a year, ठीक है। इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स मिल रहे हैं, बस आपको ये समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, बस इतना समझ गए ना
तो इसके पीछे का कंसेप्ट, इसके पीछे का लॉजिक तो वही सिंपल है जो अभी हम सीख के आ रहे हैं। खाली एक एपी फॉर्म करनी है, उसमें डिटरमाइन करना है कि ए क्या होगा, बी क्या होगा, सॉरी डी क्या होगा। इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स इज हिज। देखो क्वेश्चंस को आपको पढ़ना आना चाहिए, उसका मीनिंग समझना आना चाहिए। क्वेश्चन मैंने लिख दिया, ठीक है। एक योगेश है, वो सेव करता है 5 रुपए इन फर्स्ट वीक, यानी कि उसकी एपी स्टार्ट कहां से हो रही है, यानी उसने पहले वीक में कितना बचाया, 5 रुपए बचाया, यहीं से एपी स्टार्ट हो गई, फर्स्ट टर्म आपको मिल गया, बस इतना समझना है। एंड देन इंक्रीज्ड हिज वीकली सेविंग बाय 1.75, जैसे वो मैंने पिछला एग्जांपल दिया था आपको पॉकेट मनी वाला, वैसा ही है कि वो अपनी सेविंग्स हर वीक 1.75 की रेट से बढ़ाता जा रहा है, ठीक है। इफ इन द nth वीक हिज वीकली सेविंग इज इतना, यानी हमें वैल्यू पता चल गई है कोई इस पोजीशन पे, ठीक है। अब हमें वही पोजीशन नंबर फाइंड करना है, सिंपल है, वही वाला फॉर्मूला लगा दो, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब हमसे क्या 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 है हमको गिवन, ए हमें दिया है 5, डिफरेंस दिया है हमें 1.75 का, यस, ठीक है। अब हमें ए एन भी गिवन है, कितना वैल्यू गिवन है हमें, अब वो वैल्यू कौन सी पोजीशन पे है ये हमें पता करना है, बस एन फाइंड करना है। ओके, तो ए एन हमारा 20.75 इज इक्वल्स टू, ए हमारा क्या है 5 है, प्लस एन हमारा क्या है, वही तो निकालना है, n माइनस 1। अब देखो ये n माइनस 1 को ब्रैकेट में रखना, बहुत से बच्चे क्या होते हैं इस ब्रैकेट को हटा के इस d को 1 के साथ रख देते हैं, नहीं, ये n माइनस 1 पूरा ब्रैकेट में है, d इन दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, d हमारा क्या है 1.75। अब ये जो d है ये माइनस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसलिए ब्रैकेट में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब दिख रहा है एकदम क्लियर, देखो 20.75, अब सिंपली आप एडिशन मल्टीप्लीकेशन सब्सट्रैक्शन वगैरह तो कर लेते होगे ना, तो बस वही रह गया है अब 1.75 इंटू एन माइनस 1.75। अब इस 1.75 को इधर लाए तो हमारे पास क्या बचेगा, अब मैं क्वेश्चन रफ करके इसको ऊपर से कंटिन्यू करता हूं, क्वेश्चन की तो कोई जरूरत नहीं है ना, बस सिंपली आपको पता करना है क्या ए है, क्या एन है, क्या ए एन है और क्या डी है, बस यही 3-4 टर्म है, इनको पता कर लिया क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अब देखो इसको यहाँ ऊपर से कंटिन्यू रखना है, ये हमारा हो गया 20.75 प्लस 1.75 इज इक्वल माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1.75 इंटू एन। अब देखो, अब मैं यहाँ पे इसको इससे ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, सो ये हमें देगा 22.50 देगा, माइनस करेंगे 5 इसमें से, तो इसमें 5 माइनस करोगे तो 17.50 बचेगा। ये माइनस करना तो आता होगा ना, मुझे पता है अभी भी बहुत से लोगों के बेसिक वीक हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे कवर करो, ऐसे ही क्वेश्चन में जहां फंसा करें तो उस बेसिक को आप 1 से 2 घंटा दे दिया करो, उस बेसिक को एकदम परफेक्शन के साथ पकड़ पकड़ के मारो, जो चीज नहीं आ रही है। आपका माइंड ज्यादा मेच्योर हो चुका है, अब आप बेसिक बहुत फास्ट क्लियर कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। इस तरह आपको सब्सट्रैक्ट करना तो आता होगा ना। ओके, सॉरी गड़बड़ हो गई, बड़े में से छोटे को करते हैं, 50.00 यहाँ 17.50, ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो गया हमारा 5 पॉइंट, और ये हो जाएगा हमारा देखो यार बात करते करते कहाँ पहुंच जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है बार बार। 22.50 में से माइनस करना है, किसको करना है 5 को करना है, ठीक है, 0 0 0 5, ये पॉइंट लगाया, ये 7 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह 1.75 आ जाएगा, इतना बेसिक आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब देखो ये 17.50 आया था, अब ये 1.75 इसको मैं नीचे अपॉन में भेज सकता हूँ क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह तो आता ही होगा आपको। देखो इसके पीछे का कंसेप्ट कुछ नहीं होता है, सिंपल कंसेप्ट ये होता है कि इसको हमने ये नीचे भेजा, ये एक शॉर्टकट है, पर इसके पीछे का कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए ना। 1.75 लिखा है तो हमने 1.75 को इधर से डिवाइड किया, तो अगर एक साइड इक्वल टू के कुछ चेंज किया है तो दूसरी साइड भी करना होता है, ये रूल होता है, ये प्यारा रूल होता है जो बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं, ठीक है। इस तरफ डिवाइड किया तो इस तरफ भी किया, तो इससे ये कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे तब भी 1.75 आ गया, और जब हम यहाँ डायरेक्ट भेज रहे थे वो एक शॉर्टकट था, तो शॉर्टकट किया करो, लेकिन इसके पीछे का कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन की ज्यादा हम डेप्थ में ना जा, ज्यादा उसके बेसिक डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम 0
ऊपर हम 2 जीरो बढ़ा देंगे क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटता है, ऊपर 2 जीरो बढ़े तो ये हो जाएगा हमारा 750/175। तो ये 10 से चला जाएगा n, तो n की वैल्यू क्या आ गई 10 हो गई। तो 10th वीक में इसके पास कितने रुपए होंगे 20.75। 10th वीक की ये सेविंग होगी, ठीक है। 10th वीक में ये इतनी सेविंग करना स्टार्ट कर देगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल है बस यार। आपको बेसिक एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन ये सब आने चाहिए, रूल स्कोर कर ले जाओगे। अच्छा अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस कुछ इस तरह के कि अगर मुझे A7 दिया गया है 10 और A4 दिया गया है 10 ना लेके मैं 49 ले लेता हूँ, सही नहीं रहेगा 49, और हमें यह दिया गया है 28। अब मुझसे पूछा गया है कि A6 बताओ क्या होगा, ठीक है, या फिर कह दो A9 क्या होगा, ठीक है। तो अब इसको करने का एक तरीका है, आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी होंगी, 3rd चैप्टर था। अगर ढंग से पढ़ा होगा तो एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो एलिमिनेशन मेथड सीख के आओ, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में एलिमिनेशन मेथड का बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं बताने की कोशिश करता हूं समझना, पर एलिमिनेशन मेथड काफी डेप्थ में है, ये एक पार्ट होगा तो सीख लो। फिर भी कि अगर A7 ये लिखा है तो हम इसको A+6D लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे n है तो d के साथ n-1 होता है तो एक घटा के लिखते हैं हम। तो A4 हमारा क्या होगा A+3D, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन मिल गई तो A+6D क्या है हमारा पास 49, A+3D हमारे पास है सॉरी 4D 28। ये दो तरीके की इक्वेशन मिल गई। अब इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसमें एलिमिनेशन मेथड में ये होता है कि देखो हमें दो वेरिएबल्स दिए गए हैं A और D, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस में यही सॉल्व करना सिखाया जाता है कि वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे फाइंड करें। जैसे ये दो नंबर्स हैं A और D, इनकी ही हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर दो वेरिएबल्स हैं तो एटलीस्ट कम से कम हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 हो जाए 4 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर एक नहीं होनी चाहिए। दो वेरिएबल हैं तो कम से कम दो इक्वेशन होनी चाहिए, ताकि हम एक वेरिएबल को गायब करके एक की वैल्यू निकाल लें, फिर जो एक वैल्यू जो आएगी उसको किसी भी इक्वेशन में डाल दें तो हमें दूसरा मिल जाए वैल्यू। समझेंगे? देखो एलिमिनेशन मेथड का ये रूल होता है कि अगर इनके बीच में सेम साइन है, दो वेरिएबल्स के बीच में सेम साइन है, इसके इस इक्वेशन में भी इस इक्वेशन में भी प्लस प्लस है या तो माइनस माइनस होगा, तो क्या करते हैं सेम साइन के लिए माइनस करते हैं इक्वेशन को, चाहे इक्वेशन 1 को इससे माइनस कर दो चाहे इसको इससे कर दो, बात एक ही आने वाली है। और डिफरेंट साइन या तो ऊपर वाली में प्लस हो नीचे वाली में माइनस, या फिर ऊपर वाली में माइनस हो नीचे वाली में प्लस, तो हम एडिशन ऑफ द इक्वेशन करते हैं। ये क्यों करते हैं इसकी भी डेप्थ में चलेंगे अभी। तो देखो सेम साइन है इनके बीच में, तो हमें इन इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट करना होगा, तो इतना नोट कर लो। तो अब इस इक्वेशन को हम इससे सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, इस इक्वेशन में से ये सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो अगर इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये सबके साथ माइनस आ जाएगा, क्योंकि मैं कह रहा हूं A+6D लिखा है, इसमें माइनस क्या करना है मुझे A+3D करना है, उस तरफ भी वही कर दो कि 49 - 28। देखो फील दे रहा हूं कि कैसे इन सभी के साथ माइनस आता है। या तो मैं इस इक्वेशन में से इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो अब ये देखो माइनस ये ब्रैकेट के अंदर सारे टर्म्स के साथ जाके खड़ा हो जाएगा। 49 - 28 21, ओके। तो 21 मिला। अब यहां देखो प्लस ए से माइनस ए गया, +6D में से -3D घटाओगे तो 3D मिला, और हमें इधर 21 मिला, तो D हमें क्या मिलेगा 7 मिलेगा। या तो हमने इस तरह कर लिया, या तो हम इस तरह भी कर सकते थे कि A+3D माइनस करते A+6D को। देखो इतना डेप्थ में चल रहे हो, अच्छी बात है, सुन लिया करो, क्योंकि पढ़ी हुई चीजों को दोबारा पढ़ने से पता है परफेक्शन गेन होती है, नए आइडियाज उभर के आते हैं। आप मानोगे नहीं, यही रियलिटी है मैथ की, बहुत से बच्चे नहीं समझते हैं, स्किप कर देते हैं। तो अब यहां पे ये कैंसिल हो गया। अब 3D में -6D करोगे तो -3D बचेगा, ठीक है, -3D बचा। तो इक्वल में हम ये भी लेके चलते हैं कि हमने इसको पहले रखा था A+3D को, तो इसके भी इक्वेशन, इसके भी आंसर, इसकी भी वैल्यू को हम पहले रखेंगे, इक्वल्स टू 28 - 49, जो कि हो जाएगा -21। तो इधर क्या आ रहा है -3D दिख रहा है एकदम मस्त। अब क्लियर है, चलो ठीक है। तो अब देखो माइनस से माइनस जाएगा, 3 इसको नीचे भेजोगे तो D की वैल्यू अभी भी 7 आ रही है। तो इक्वेशन चाहे फर्स्ट को सेकंड से माइनस करो
या फिर सेकंड को फर्स्ट से माइनस करो, आंसर एक ही आने वाला है। बस आपको ध्यान क्या देना है कि अगर इन दो वेरिएबल्स के बीच में सेम साइन है तो सब्सट्रैक्ट करना है इक्वेशंस को, अगर हमारा डिफरेंट साइन है तो इन्हें ऐड करना है। ठीक है, डिफरेंट साइन वाला केस आता नहीं है इतनी जल्दी, वो आगे आप सीखोगे, पर हाँ क्वेश्चंस होते हैं उस पर बेस्ड। ठीक है, अब देखो ये हमारा सेम साइन है तो हम इसके साथ माइनस रख देंगे, इसके साथ माइनस रख देंगे, इसके साथ माइनस रख देंगे। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। सभी के साथ माइनस आ रहा था ना, अभी मैंने प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया। इससे कट जाएगा प्लस ए माइनस ए, और ये 6d में से माइनस 3d करोगे तो 3d बचा, इधर बचा 21। ठीक है, तो d को नीचे भेजो 7 आया। तो इस तरीके से करना ज्यादा इजी होता है रेदर देन जो हमने इस तरह स्प्लिट करके किया था। आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, पर इस तरह करना ज्यादा थोड़ा अच्छा लगता है और कंफर्टेबल होता है। समझ गए? तो d7 आ गया हमारा d7 आ गया, तो हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। इसमें रख देते हैं a + 6d इज इक्वल्स टू 49। तो a + 6 × 7 इज इक्वल्स टू 49। तो a + 42 इज इक्वल्स टू 49। माइनस करोगे तो a की वैल्यू भी 7 ही आने वाली है। तो d की क्या है, 7 आई है। अब a और d पता चल गए तो आप AP कहीं तक भी एक्सटेंड करके ले जा सकते हो। फर्स्ट टर्म पता चल गया कि कहां से स्टार्ट हुई है और किस रेट से बढ़ रहा है, अब वो रेट से आप बढ़ाते बढ़ाते उसको कहीं तक भी खींच सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट A और D होते हैं। ठीक है, AN और N तो ऑप्शनल होता है। जब हमसे पूछा गया होगा कि फोर्थ पोजीशन पे वैल्यू क्या है या फिर इस वैल्यू की पोजीशन क्या है, वो अलग बात है। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट A और D पता होने चाहिए AP को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, ये नोट कर लो, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने होंगे। तो एक बार डेप्थ में आप एलिमिनेशन मेथड सीख के आओ, कंसेप्ट तो समझ गए होंगे, मैंने स्प्लिट करके दिखा दिया था एलिमिनेशन मेथड को। ठीक है, एक और चीज सीख लेते हैं, लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी सिमिलर होता है, बस इसका कहने का बस थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है कि लास्ट टर्म पूछ सकता है एपी का लास्ट टर्म क्या होगा, व्हाट इज द लास्ट टर्म ऑफ एपी। ठीक है, तो इसका कहने का क्या मतलब है कि एपी की लास्ट वैल्यू क्या है। जैसे मैंने एक एपी ली 2, 5, 8, 11, 14, बस इतनी ही लिमिटेड रखते हैं, बस इतनी ही एपी। ठीक है, तो इसका लास्ट टर्म क्या है, यानी कि हमें यह पता होना चाहिए कि उस एपी में कितने टर्म्स हैं। जैसे इसमें देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, या तो ये गिवन होगा आपको, या तो आप अगर देख के पता कर सकते हो। अगर छोटी एपी है तो देख के पता कर लेना। तो एन हमें पता चल गया 5 है। ठीक है, तो हमें बस सिंपली जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। एल कुछ नहीं है, A5 है, एल A5 है। ठीक है, तो अब यहां पे वैल्यू रख दो। फर्स्ट टर्म हमारा 2 है प्लस n माइनस डी, यानी कि 5 है n, तो इसमें से एक माइनस करोगे 4, इसको d के साथ मल्टीप्लाई करोगे जो कि है हमारा 3, तो 12 + 2 14 होता है, जो कि आंसर आ गया हमारा। लास्ट टर्म इसका 14 है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये L लास्ट टर्म है और इसमें ये जो n है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं एपी में, ये टोटल नंबर है n। ठीक है, ये n टोटल है और ये L लास्ट टर्म है, कंफ्यूज नहीं होना। चलो इतना क्लियर हो गया। एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पे बेस्ड। लास्ट टर्म पे घुमा के आपको क्वेश्चन ये दे सकता है, फाइंड थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट। और आपको एपी गिवन होगी कि सॉल्यूशन में एपी गिवन होगी 2, 4, 6, ऐसे करते करते 24, 26। ओके, इस तरह की एपी गिवन अगर है तो अगर कह दिया फाइंड द थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो कुछ नहीं कह रहा है। कहने का मतलब है कि इस एपी को पलट दिया है, अब हमें लास्ट से उस एपी को स्टार्ट करना है। कहा गया है लास्ट से गिनो, ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, इससे पहले वाला हमारा हो जाएगा थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट। बस क्वेश्चन के कहने का मतलब समझ गए हो ना कि थर्ड टर्म लास्ट से, स्टार्टिंग से नहीं, लास्ट से। अब हमें लास्ट को पहला टर्म बनाना होगा, फिर हमें पीछे की तरफ जाना होगा, तो हम इस एपी को पलट देंगे। ठीक है, माइंड में ही पलट सकते हो आप ऐसे ही करके। ठीक है, अब यहां तो मैंने 24 लिख दिया है, अगर नहीं भी लिखता मैं तो अब आप कहते हैं कि मुझे फर्स्ट टर्म तो पता है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे पता चलेगा। तो देखो आपको एपी असेंडिंग ऑर्डर में तो गिवन थी ना, असेंडिंग में तो गिवन ही थी। अब यहां असेंडिंग में जो भी कॉमन डिफरेंस था, आपका डी हमारा था 2 था, तो अब डिसेंडिंग की बात हो जाएगी, जो ये है इसके आगे वाला इससे छोटा ही तो होगा।
क्योंकि देखो जैसे ये 24 26 से छोटा था, अभी मैंने यहाँ पे रफ कर दिया, अगर नहीं दिया होता तो कैसे करते। तो अभी घटते जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो होगा वो इससे छोटा ही तो होगा। अब हम यहाँ पे जो नंबर है उसे पकड़ लिया, ठीक है, कि डी हमारा ए एन, जैसे हमने A2 लिखा, ठीक है, A2 माइनस A1, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे A2 छोटा होगा और A1 बड़ा होगा, तो हमें नेगेटिव में आंसर आने वाला है डी का। तो यहां से देखो असेंडिंग ऑर्डर से अगर हमें पॉजिटिव में आंसर मिल रहा है तो हम उल्टा कर देंगे तो नेगेटिव में तो आंसर मिलेगा, तो हम डी को -2 लिख सकते हैं। देखो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिली थी, उसका हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया और उसका साइन का अपोज कर दिया। जैसे इस तरह देखो 2 की रेट से बढ़ता जा रहा है, अगर हम इसको पलट देंगे तो ये देखो 2 की रेट से घटता हुआ आएगा, है कि नहीं। तो हमारा ए पता चल गया हमें 26 है और हमें डी पता चल गया -2 है। तो हमें फाइंड क्या करना है, A3 फाइंड करना है और हमें n तो पता ही है, थर्ड पोजीशन लास्ट से। ओके, वैल्यू रख दो सिंपली, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A3 इज इक्वल्स टू, ये हमारा क्या है 26 प्लस 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, इंटू डी हमारा क्या है -2, ठीक है। अगर ये 24 आपको यहाँ गिवन है तब तो आप सिंपली फाइंड कर सकते हो कि 24 में से आप 26 माइनस करो, पर उससे पहले आपको मन ही मन में इस एपी को पलट लेना है, इसको फर्स्ट टर्म बनाना है, इसको सेकंड टर्म। तो हम सेकंड टर्म उठाएंगे, उसके जस्ट पीछे वाला फर्स्ट टर्म से उसको माइनस करेंगे, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने उसको इस तरह रफ कर दिया था, इसको इस तरह रफ कर दिया था क्योंकि ऐसी सिचुएशन मिल जाती है। अगर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है तो हमें पता कर लेना है कि पॉजिटिव रेट से इंक्रीज हो रहा है कि नेगेटिव रेट से। तो अगर नेगेटिव से है तो अगर हमने एपी को उल्टा कर दिया तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव था तो उल्टा कर दिया तो नेगेटिव हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन, इसीलिए -2 था। तो अब सिंपली 26 माइनस 4 जो कि हो जाएगा 22। A3 की वैल्यू आपकी 22 आ गई, कोई कंफ्यूजन। ये क्वेश्चन में स्टार लगा लो, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, बस खाली वो इस क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ पाते हैं कि वो क्वेश्चन क्या रहा है। गॉट इट। ऑलमोस्ट ऑल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपने कर लिए इस फॉर्मूले से, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज समझ लेते हैं, इसको नोट करना फॉर्मूले के रूप में। देखो मैं बता रहा था इस चैप्टर में आप पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज को देख के अपनी तरफ से फॉर्मूले क्यूरियस होके बना सकते हो कि हम किन चीजों का कॉम्बिनेशन करके क्या शॉर्टकट्स निकाल सकते हैं। जैसे एक है, ठीक है, ए बी सी डी, ऐसे एपी बढ़ती जा रही थी, ठीक है, अलग अलग वैल्यूज थी, इसलिए मैंने इनको अलग अलग लेटर से डिनोट कर दिया। तो इसमें हमारा ए प्लस, इसको मैं एक बार ले लेता हूं, ए प्लस सी इज इक्वल्स टू होगा 2b के, समझ गए। यानी 3 नंबर कोई भी हमें कॉन्जिक्यूटिव उठाने हैं, उसमें फर्स्ट और लास्ट का सम और 2 के मल्टीप्लीकेशन में वो बीच वाले टर्म का होगा, ठीक है। b को 2 से मल्टीप्लाई किया जो कि इक्वल है फर्स्ट और लास्ट के एडिशन के साथ, सम के साथ, नोट कर लो। सिंपल वे में लिखना चाहो तो b इज इक्वल्स टू a प्लस सी, b हमारा फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज है, इस तरह मान सकते हो आप। इस 2 को उठा के चाहे इधर रख लो चाहे इधर रख लो, कंफर्टेबल ये लगता है, पर ना कंफर्टेबल वाली चीजों को आप चूज किया करो, क्योंकि आप ना कंफर्टेबल वाली से कंफर्टेबल बना सकते हो, पर कंफर्टेबल वाली से थोड़े बिना कंफर्टेबल बनाना डिफिकल्ट होता है। तो अब मैं प्रेफर करूंगा इसको याद कर लो। ऐसे ही अगर हम सी डी ई उठा लेते, ठीक है, तो इसमें 2d इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, c प्लस ई। अब मैंने ये बात कही है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ क्यूरियस स्टूडेंट कि आप एक एग्जाम्पल लो, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि 3 7 11 15 इस तरह बढ़ रही थी। तो हम देख सकते हैं कि 3 प्लस 11, अगर हम स्टार्टिंग के 3 लें, 3 प्लस 11 2 इंटू 7 के इक्वल होंगे। कैसे, जैसे 3 प्लस 11 14 होता है, तो 2 इंटू 7 भी तो 14 होता है, तो ये हेंस प्रूव हो गया। तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल लेके अपने आप को सेटिस्फैक्शन दिला सकते हैं। तो नोट कर लिया, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव लेने हैं, बीच से लेने हैं, बस 3 लेने हैं, तो फर्स्ट और लास्ट का सम जो बीच वाला होगा, सेकंड वाला होगा, उसका 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो सम होगा वो उसके आंसर के इक्वल होगा। समझ गए, नोट किया, a प्लस सी इज इक्वल्स टू 2b, स्टार लगा के नोट कर लो। चलो, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको आप खुद ट्राई करेंगे अगर आपको डेप्थ में नॉलेज हो गई है। क्वेश्चन को बस पढ़ के समझना है, सिंपल है, आपको पता चल जाए कि कौन सा टर्म फर्स्ट टर्म है, कौन सा लास्ट है, कौन सा कॉमन डिफरेंस है, यही सब टर्म्स हैं और इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं ना। बस इतना ही पता करके आपको एक एपी बनाना है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंसर्ट 6 टर्म बिटवीन 3 एंड 24, मैंने 4 लिख दी है।
सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। अब आपको मिल चुका है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। अब इसके बीच में 6 ऐसे टर्म्स डालने हैं ताकि ये जो सीक्वेंस, ये जो नंबर का पूरा सेट गया है, ये एक एपी के फॉर्म में हो। तो इसको आप घर से ट्राई करेंगे। इसके ऊपर आपको सारे हिट एंड ट्रायल मेथड लगा देने, या तो आप पॉज करके अभी कर लो, मैं अभी इसका सॉल्यूशन करा देता हूं। आई नो दैट कि ये आपके लिए काफी टिपिकल होने वाला है। पॉज करके ट्राई किया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। देखो इसमें अब आप एक बढ़िया सी चीज सीखने जा रहे हो कि लास्ट टर्म को आपको पता था क्या कहते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन सारे टर्म्स होते हैं, ठीक है, एन सारे टर्म्स होते हैं। अब जो हम बीच में 6 टर्म इंसर्ट कर रहे थे इन दोनों के बीच में, वो एक एपी के ही तो होंगे। अभी मान लो ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मैंने हटा दिया और बीच से स्टार्ट किया, वो भी तो कांस्टेंट रेट से ही बढ़ रहे होंगे। 6 टर्म्स, 6 के 6 टर्म्स कांस्टेंट रेट से बढ़ रहे होंगे, वो भी एक एपी फॉर्म करेंगे 6 डिजिट की। पर अगर उनके साथ ये दोनों मिल जाते हैं तो कितने हो जाते हैं टोटल, 8 हो जाते हैं। तो अभी हम इन 6 टर्म की एपीज के लिए, ये एन टोटल हमारा यहाँ पे 6 था, अब हमने 2 और ऐड कर दिया। ये क्वेश्चन होता है कि अगर हम दो नंबर्स के बीच में कुछ नंबर्स इंसर्ट कर रहे हैं ताकि एपी फॉर्म हो, तो जब वो दो नंबर इंसर्ट हो जाते हैं तो हम इस n को इस तरह लिखते हैं n+2, क्योंकि अभी तो मेरे पास टोटल 6 थे, अब मैंने 2 और ऐड कर दिए। ठीक है, ये 6 के 6 एपी फॉर्म कर रहे थे, अब ये 2 और ऐड हो गए तो ये तब भी हमारी एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो n+2 - 1 d, ठीक है, तो L इज इक्वल्स टू a प्लस n+1 इंटू डी हो गया। ठीक है, तो अब हमें यहां से d क्या मिल रहा है, L माइनस a बाय n+1। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस का आपके पास फॉर्मूला हो गया। अब देखो फर्स्ट टर्म आपको पता है, लास्ट टर्म आपको पता है, कंफ्यूजन कोई नहीं होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब था कि मैंने 6 नंबर इनके बीच में इंसर्ट किए थे, ये रिगार्ड करते हुए कि ये 6 के बाद ये दोनों भी इसमें जब ऐड हो जाएंगे तो ये 8 के 8 टर्म्स पूरे एक एपी फॉर्म करेंगे। तो अभी 6 टर्म्स के लिए ये मैंने फॉर्मूला लिखा था, ठीक है, यहाँ पे n6 था। अब जब मैंने ये 2 नंबर और ऐड किए, इसको बीच में इंसर्ट किया तो 2 और ऐड हो गए उस एपी में, तो यहाँ पे n+2 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहो तो 6 रख सकते हो ना, ठीक है, 6 रख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। तो आपको बस ये फॉर्मूला मिल गया। अब यहाँ पे आप सिंपली रख दो d इज टू L हमारा था 24 - 3 बाय n हमारा था, यहाँ पे n हमारा 6 था -1 सॉरी +1 तो 21/7 3 आया। ओके, तो कॉमन डिफरेंस 3 है। अब आपको फर्स्ट टर्म पता है 3 है, अब इसमें 3 ऐड किया तो हमारा 6 हो गया, इसके बाद 9 हो गया, इसके बाद आई थिंक 12। अब देख लो यहाँ पे हमें 21 लिखना था। देखो ये 6 टर्म्स हमने इनके बीच में इंसर्ट किया, अभी एक एपी फॉर्म कर रहे हैं, हमें कॉमन डिफरेंस बस पता चल गया था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो गया था, तो मैंने आपको बस थोड़ा घुमाया है। पता है, मैथ को जितना ही ज्यादा डिस्गस्टिंग, जितना ही ज्यादा डिफिकल्ट वे में समझोगे, उतना ही कंसेप्ट्स में आपका परफेक्शन होगा। देखो आपको मैंने एक तो इस तरीके से करा दिया कि मैंने इन 6 नंबर्स को पहले ये फॉर्मूला लिख दिया जिसके लिए n हमारा 6 था, अब इसमें 2 नंबर और ऐड हो गए थे तो मैंने यहाँ पे n+2 लिख दिया। अब सिंपली आप चाहें तो इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो डर गए थे, कोई बात नहीं। देखो L का आप सिंपल फॉर्मूला लिख दो a प्लस n-1 इंटू डी। अब आपको पता है कि 6 नंबर्स इनके बीच में इंसर्ट करोगे तो टोटल 8 हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो अब ये हम टोटल इस n को 8 ही मान के चलते हैं, तो हमें सिंपल d का फॉर्मूला ये मिल जाता है। इसको याद कर लो, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पजेस कर। मैंने आपको उस तरह घुमाया था ताकि आपको परफेक्शन फील हो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वे में आपको आंसर्स निकालना आना चाहिए। कोई भी पाथ आपको दे दिया जाए, चाहे वो डिफिकल्ट हो चाहे इजी हो, डिफिकल्ट पाथ को भी आप करने में एबल रहो और इजी को भी, तभी आप एक अच्छे मैथमेटिक्स पे ग्रिप बना सकते हो। देखो अब यहाँ पे L हमारा क्या था, 24 था, माइनस करते हैं 3 उसमें से। अब N क्या था, 8 ले लेते हैं हम, -1, तो 21/7 3 आ जाता है, तब भी कॉमन डिफरेंस 3 मिल रहा था, अब भी एपी फॉर्म कर सकते थे। तो देखो इसको याद रखना, ठीक है, इसको सिंपली इधर उधर भेजा, ये n था, ये हमारा 8 था, हमें ये पता चल गया है क्योंकि हमने इसके बीच में 6 इंसर्ट कर दिए हैं प्लस 2 ये। तो आपको चाहे वैसे समझ आए चाहे ऐसे समझ आए, पर ये क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा
वैसे इतने हाई ऑर्डर लेवल आएंगे नहीं इतनी जल्दी आपके में, और ज्यादा हाई भी नहीं थे यार, मॉडरेट ही था। चलो बढ़िया, काफी हद तक आपने ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाले फॉर्मूले में परफेक्शन गेन कर लिया। अब आ जाते हैं एक नए टर्म पे, सम ऑफ द टर्म्स। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंस रखता है, इसका भी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस है। क्यों? एस एन इज इक्वल्स टू एन माइनस वन एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसको भी याद कर लो। सारे टर्म से आप फेमिलियर होगे कि एन क्या होता है, ए क्या होता है, डी क्या होता है। बस ये एस एन आपके लिए थोड़ा डिफरेंट है। तो एस एन होता है सम ऑफ द टर्म्स टिल एन, यानी कि एन तक, एन पोजीशन तक जितने भी आपके टर्म्स हैं सभी का सम। जैसे अभी क्वेश्चन लेते हैं कि आपके एग्जांपल लेते हैं ना, आपके फादर ने आपको 2 रुपए दिए, ठीक है, अब कहा हर महीने में आपके 3 रुपए बढ़ाऊंगा, तो दूसरे महीने में 5 हो गए, फिर 8 हो गए, फिर 11 हो गए, फिर 14 हो गए, ठीक है, फिर 17 हो गए। अब मैं आपसे पूछ लूं कि 6th मंथ में, क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ए 6th मंथ में टोटल रुपीस कितने होंगे आपके पास, ठीक है, 6 मंथ में टोटल इन सम का एडिशन क्या होगा। आपने अभी पैसे खर्च नहीं किए, इन सभी का 6th मंथ तक आपके पास जितने पैसे हैं सभी का सम। तो अब आप ऐड करने तो बैठोगे नहीं, ऐड करने में डिफिकल्टी हो जाएगी। अभी मैं यहाँ पे 6th की जगह 21th लिख देता, तब आपको डिफिकल्टी होती है कि नहीं, इसीलिए फॉर्मूले बने। समझ गए? अब देखो, इसी एग्जाम्पल की बात करते हुए हम समझ गए ना, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो 6 के 6 टर्म्स हैं इन सभी का सम, इसीलिए फॉर्मूला बना है। तो एन कहां तक पूछा गया है, कौन सी पोजीशन तक, जैसे यहां 6 डालोगे, समझ गए? एस 6 इज इक्वल्स टू एन हमारा 2 था बाय 2 और 2 5 8 11 14 17, ये हमारा एपी था, ठीक है। अब यहां पे हमारा ए क्या है, 2 है, प्लस रख दो। एन कहां तक पूछा गया है, 6 पूछा गया है, ठीक है, तो 6 माइनस 1 रख दो, यहां पे भी 6 डाल दो। अब डी हमारा क्या है, 3 है। डी वगैरह निकालना तो आपको आता होगा ना, इतना तो आप घंटों से पढ़ रहे हो, इतना तो समझ आता ही होगा। तो चलो अब इसको यहीं से कंटिन्यू रखते हैं। ये 6 बाई 2 3 हो गया, इंटू कर दो इस होल ब्रैकेट के साथ, ये 4 अंदर हो गया, प्लस 5 इंटू 3 जो कि 15 होता है, तो 15 प्लस 4 19 होता है, तो 3 इंटू 19 आपका कितना हो गया, 57। ओके, तो आप चाहे इनको ऐड करके देख लो, 57 ही आने वाला है। आपको अगर बिलीव ना हुआ करे तो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए आप इनका टोटल जितने हिट एंड ट्रायल मेथड है, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए आप एग्जांपल्स को वो प्रोसेस अप्लाई करके देख लो। जैसे यहाँ पे एडिशन की बात हुई, अब आपकी ड्यूटी बनती है इनको ऐड करके देखो 57 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐड करके दिखा दूं, देखो इन 3 को करोगे ये 15 हो गया, 2 प्लस 5 प्लस 8, अब इसके बाद ये 11 हो गया, ये 14 हो गया, ये 17 हो गया, ठीक है। अब ये 6 और ये 4 और ये 7, ये कैरी गया, अब ये 5, देखो 57 ही आ रहा है। आप चाहे खुद से ट्राई करके देख सकते हो, 57 ही आने वाला है। तो ये था इसका फील, ठीक है। जैसे आपने लास्ट टर्म पढ़ा था ए एन वाले फॉर्मूले में, वैसे ही एस एन वाले में भी लास्ट टर्म का यूज है, ठीक है। जैसे एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय 2 ए प्लस एल, इसको लिख सकते हैं कब, व्हेन एन इज टोटल numbers or we can say terms of AP, total number of terms, ठीक है। तो अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 4 6 8, बस इतने ही AP रखते हैं ना, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 4 है। तो आप चाहें तो इस तरह सिंपली इसको कर सकते हो, S4 इज इक्वल्स टू, एन की वैल्यू 4 है बाय 2,
ए हमारा क्या है 2 है, प्लस 8 डायरेक्टली लिख सकते हो जो कि लास्ट टर्म है हमारा। अब आंसर निकाल के देख लो, 2 इंटू 10 जो कि 20 है। अब इनको ऐड करके देख लो कि ये हमारा 10 हो गया, 6 प्लस 4, और इसको ऐड करोगे तो ये भी 10 हो गया, तो 10 प्लस 10 20 ही आने वाला है। समझ गए? तो इस तरीके से होता है और कुछ है। इसको आप स्प्लिट करके खोल के लिखोगे तो वही तो बात आने वाली है। आपकी ड्यूटी बनती है ये सब करना, क्यूरियस रहो। प्लस इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो अब ये ए ऐड हो जाएंगे तो ये कितना बन गया, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और जहां पे n क्या है, टोटल है। समझ गए? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं फंसेगी। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिए गए हैं और टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स बताए गए हैं, तो आप अब इस फॉर्मूले का यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे आपने कॉमन डिफरेंस का पढ़ा था फॉर्मूला, ए एन माइनस वन, वैसे ही यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। ये सीक्रेट होता है, बहुत से बच्चे क्लासरूम के बीच में मिस कर देते हैं। नोट डाउन करो कि अगर मान लो हमें कोई एपी दी है 2 4 6 8, सिंपल सी ले लेते हैं, 10 12, बस इतनी रखते हैं। अगर इसमें आपको किसी भी टर्म की वैल्यू पूछी गई है, ए एन कुछ भी पूछा गया है, कुछ भी, जैसे मैं क्या देता हूं, बताओ A5 क्या होगा, A6 क्या होगा, A4 क्या होगा। तो इन सब को निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है जो कि सम ऑफ द टर्म्स से आता है। कौन सा है कि ए एन इज इक्वल्स टू एस एन माइनस वन। क्वेश्चन में कभी कभी दे देगा कि फिफ्थ टर्म तक सम इसका इतना है और उसके जस्ट पीछे वाला यानी फोर्थ टर्म तक सम इतना है, तो वही वैल्यू आपकी आ जाएगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं स्टार्टिंग के 3 लेता हूं, ठीक है, स्टार्टिंग के 3 लिए मैंने, अब मैंने क्या दिया है, एस 3 इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो गया, ये हो गया 10 और ये 12। ठीक है, सिंपली ऐड करके आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह का एग्जांपल और इस तरह के हिट एंड ट्रायल मेथड करके अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो। अब ये कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब देखो, जो n यहां पे है वही n सब जगह पे होगा। ठीक है, तो a अगर मुझे मान लो 3 फाइंड करना है तो मुझे S3 और उससे जस्ट पीछे S2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो A3 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 12 माइनस 6 जो कि 6 है। तो आपको A3 मिल गया, 6 है कि नहीं, थर्ड पोजीशन पे वैल्यू 6 है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करो कि अगर किसी भी पोजीशन पे टर्म की वैल्यू चाहिए और किसी पर उसी पोजीशन तक आपको सम पता है उन सारे नंबर्स का और उससे जस्ट पीछे वाली पोजीशन तक सम पता है। जैसे अगर मैं A4 फाइंड करना चाहता तो मुझे S4 पता होना चाहिए और S3 पता होना चाहिए। जैसे कॉमन डिफरेंस में आपको एक नंबर पता होता है और उससे जस्ट पीछे वाला भी पता होना चाहिए, वैसे ही यहां पे होता है। अगर सम एक आपको 4 मिला है तो उससे जस्ट पीछे वाले को आप सब्सट्रैक्ट करके A4 की वैल्यू आप निकाल सकते हो। समझ गए? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फुल्ली परफेक्ट हो गया, फुल्ली परफेक्ट, किसी तरीके का कंसेप्ट नहीं रह गया। बस इतने ही कंसेप्ट है इस चैप्टर में। अब करते हैं बढ़िया लेवल के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाए कि विच ऑफ द टर्म ऑफ एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखो ये एपी घटती जा रही है, घटती जा रही है। अब इस पे कौन सी पोजीशन पे नेगेटिव वैल्यू आएगी, घटती जा रही है तो कभी ना कभी तो नेगेटिव में घुसेगी, है ना, ये घटती जा रही है तो कभी ना कभी तो नेगेटिव में जाएगी ही। तो यहां पे इसको करने का तरीका होता है, हमें ए पता है, डी पता कर लेंगे, -4 है, और हम वैल्यू 0 ले लेते हैं और वो 0 कौन सी पोजीशन पे है ये पता करते हैं। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो रही है। अब देखो हम लगाएंगे ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हम यहाँ पे 0 रखेंगे, ए क्या है 121 प्लस एन ही तो हमें फाइंड करना है और डी क्या है -4 है। अब यहाँ -121 इज इक्वल्स टू, अब -4 को n के साथ मल्टीप्लाई किया तो -4n और -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो +4 हो जाएगा। ठीक है, अब इस +4 को भी उधर भेज दो तो -125 इज इक्वल्स टू -4n, n इज इक्वल्स टू 125/4 क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा। देखो एक बात यहां से अभी नोट करेंगे
कि पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 30, ये 3 से गया और ये 1.25 डिवाइड किया। अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंट है कि हमें नंबर लाइन का अंदाजा होना चाहिए कि हमें नंबर लाइन पता है। अब यहां से एक पॉइंट नोट करना, एन हमेशा पॉजिटिव होगा। पोजीशन तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी ना, कि पोजीशन हमने दी है, ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये सेकंड पोजीशन पे, ये थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे, पोजीशन तो कभी नेगेटिव या जीरो हो नहीं सकती। तो एन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी और एन इज नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होगा। पोजीशन 1 से स्टार्ट होती है, नेचुरल नंबर 1 से लेके आगे बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं। तो जीरो से ना एन कभी जीरो हो सकता है ना एन कभी भी नेगेटिव हो सकता है। ये हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। इसको नोट डाउन कर लो, यही इस क्वेश्चन के साथ खेलने में मदद करेगा। अब देखो जीरो कौन सी पोजीशन पे आया है, 31.25 पे। अब नंबर लाइन अगर आप ध्यान से देखोगे कि मान लो ये 121 था फर्स्ट पोजीशन पे, इससे पीछे था 117, इससे पीछे था, इसके आगे 113। ठीक है, अब इसी तरीके से नंबर लाइन बढ़ती गई। तो कभी एक पॉइंट आएगा, कभी एक पॉइंट आएगा कि वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब यहां पे नंबर लाइन आप पोजीशन से देखो कि 121 कौन से पे था, फर्स्ट पे था, फिर सेकंड, फिर थर्ड पोजीशन, ऐसे ही करके बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। और कभी आपकी यहां पे 31 पोजीशन आएगी और फिर 32 आएगी। तो 31.25 कहां लाई कर रहा है, 31.25 लाई कर रहा है इनके कहीं बीच में यहां पे। ठीक है, इतना तो आइडिया होगा ना कि 31 और 32 के बीच में जो भी डेसिमल डिजिट्स होंगे उसमें 31.25 कहीं यहाँ 31 के आसपास लाई करेगा। तो यहीं पे ये n की वैल्यू, इस n की वैल्यू के लिए ए एन या फिर कह सकते हैं जीरो होगा। ठीक है, इस n की वैल्यू के लिए, n की ये वैल्यू, पर हमें पता है कि n की वैल्यू हमें डेसिमल्स में तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए किसमें, नेचुरल नंबर में। और हमें पता चल चुका है कि जीरो जो है वो इस वैल्यू के लिए, जीरो जो आंसर आया है वो इस वैल्यू के लिए है। तो इस जीरो के आगे थोड़ा बढ़ोगे तो हमें फर्स्ट नेगेटिव इंटीजर मिलेगा, फर्स्ट नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो जस्ट आगे वाला हमारा पॉजिटिव नेचुरल नंबर क्या होगा, 32 होगा। हमें पॉइंट में नहीं चाहिए, तो आंसर आपका क्या हो गया, 32। ठीक है, तो यही पूछा गया है विच टर्म, ये थोड़ी पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू, उसमें पूछा गया है कि कौन सी पोजीशन, विच टर्म। तो 32th टर्म होगा आपका फर्स्ट नेगेटिव नंबर, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। समझ गए, नहीं समझे कोई बात नहीं। तो देखो फर्स्ट पोजीशन पे क्या था, फर्स्ट टर्म क्या था 121, सेकंड क्या था ये था, थर्ड क्या था ये था, ऐसे ही करके बढ़ते गए बढ़ते गए। कभी 31 और 32 के बीच में एक ऐसी वैल्यू आएगी जो कि 31.25 है, जो आंसर देगा जीरो। अब जीरो से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो इस तरह हम लोग बढ़ते जा रहे हैं एन की वैल्यू के साथ। ठीक है, और हमें जो हमें रियल वैल्यूज है वो घटती जा रही है। तो कभी ना कभी यहां पे जीरो होगी, तो जीरो के जस्ट बाद पॉजिटिव नेचुरल नंबर हमें चाहिए। तो इसके जस्ट बाद पॉजिटिव नेचुरल नंबर क्या होगा, 32 ही होने वाला है, 33 तो ले नहीं सकते। तो इसी तरीके से अगर मान लो आपकी एन की वैल्यू जीरो के लिए 31 आ जाती, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, फर्स्ट पॉजिटिव टर्म, तो उसका हमें पॉजिटिव नेचुरल नंबर चाहिए। तो एन की आंसर आपका हो जाता 32। समझ गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं और कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट के लिए, किसी ना किसी रियल वैल्यू के लिए आपका आंसर जीरो आएगा। रियल वैल्यू यानी कि पॉजिटिव रियल वैल्यू के लिए आपका आंसर जीरो आने वाला है। तो समझ गए आप, कोई डाउट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस पोजेस करता था, नहीं समझ आया तो रिवाइंड करके देख लो यार, कोई दिक्कत नहीं। इतने अच्छे से समझाया, जैसे हम लोग देखो वैल्यूज में डिक्रीज करते जा रहे थे और उनकी पोजीशन तो 1 से ही स्टार्ट होंगी ना, कि जो भी वैल्यू हो वो 1 पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, ऐसे ही करके मान लो हमारी एन की वैल्यू 37 आती है। तो हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा। अब जीरो के बाद मुझे पता है जीरो हमारी वैल्यू आई है, वैल्यू आई है, 121 था, 117 था, 113 था। अब जीरो हमारी वैल्यू है। अब जीरो वैल्यू के बाद पहला उस एपी में नेगेटिव टर्म कौन से नंबर पे है, तो वो हमें पता है नंबर हमेशा पॉजिटिव और नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये देखो 37 पे जीरो आई थी, तो हम ये कह देंगे कि 38 पे, बस एक बार बढ़ा के कह देना। या अगर 37.59 आई होती तब भी हमारा आंसर क्या होता, 38 होता है।
हमें चाहिए क्या, n हमें चाहिए पॉजिटिव नेचुरल नंबर में। क्लियर हो गया होगा? इस लेवल के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। अब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस चाहिए ना, कंसेप्ट आपने इंट्रोडक्शन पूरा एपी का ले लिया है। अच्छे लेवल के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, #अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 02 आप डालोगे, आपको मिल जाएगा @concept फरारी करके। सेकंड वीडियो में मैं एकदम बढ़िया लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस फील हो कि हाँ हमने इस चैप्टर में परफेक्शन गेन कर ली है। तो जय हिंद, जुटे रहो। लेक्चर को यहीं से कंटिन्यू रखा जा सकता है। कुछ टेक्निकल एरर आ गए थे जिसकी वजह से थोड़ा डाउट हो रहा था कि वीडियो लेक्चर ज्यादा लंबा हो गया, तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए कुछ, तो कुछ नहीं हो सकता। इसी में कंप्लीट करा देंगे इस चैप्टर को फुल क्वेश्चंस के साथ। अभी हमने क्वेश्चन कौन सा किया था कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करना, तो उसमें अभी भी जानता हूं बहुत से बच्चों को डाउट होगा, तो चलो थोड़ा सा और उसकी डेप्थ में उसको और इलस्ट्रेट करते हैं। आई थिंक मैंने भी अच्छे से सेटिस्फैक्टरी लेवल से समझाया नहीं, अब समझ जाओगे, देखना जरा ढंग से। अगर अभी भी किसी को डाउट रह गया हो तो ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या मिला था, 121, 117, 113 इस तरह की एपी मिली थी जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में थी, जिसका डी नेगेटिव था, ठीक है। डी नेगेटिव था, इससे कोई मतलब नहीं अभी। तो हमें देखो इस तरह के क्वेश्चन में हमें अगर फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करना है तो सबसे स्टेप पहला होता है, कहीं पे भी नोट कर रहे हो तो नोट डाउन कर लेना अच्छे से, कि हमें ए एन की वैल्यू 0 लेनी होती है, जिससे हमें एन फाइंड आउट करना होता है कि वो 0 कौन सी पोजीशन पे लाई कर रहा है। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि 0 की पोजीशन पता चल जाएगी। 0 की पोजीशन पता चल गई तो उससे जस्ट बाद जो नेचुरल नंबर आएगा वो हमारा फर्स्ट नेगेटिव इंटीजर होगा। अब देखो 0 की चाहे डेसिमल में आए चाहे प्योर नेचुरल नंबर में वैल्यू आए, हमारा सबसे पहली बात कि n एक पोजीशन है जो कि कभी 0 नहीं हो सकती। n की वैल्यू कोई 0 नहीं हो सकती, ना ही नेगेटिव जा सकती है। वो 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ती चली जाएगी पॉजिटिव तक, ठीक है। तो हमारी 0 की वैल्यू, अगर an हमने वैल्यू 0 ली है तो ये कौन सी पोजीशन पे लाई करता है, ये हमें पहले फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। अब देखो हम नंबर लाइन पहले an के लिए ले लेते हैं, वैल्यूज के लिए थोड़ा अच्छे से इलस्ट्रेट हो जाएगा। 121, 117, ठीक है, और ये 113 था, है ना। और एक नंबर लाइन ले लेते हैं हम n के लिए, जिसमें हम पोजीशंस फाइंड बता रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, रेस्पेक्टिव नंबर्स। ये 121 फर्स्ट पोजीशन पे था, n की वैल्यू इसके लिए 1 थी, 117 के लिए 2 थी, 113 के लिए 3 थी, ऐसे करके 31, 32, ठीक है। अब मुझे मालूम था कि यहाँ पे क्या आई थी, आपकी n की वैल्यू 31.25 आई थी। तो देखो 0 की हमारी पॉइंट में आई है, तो हमें पॉइंट में तो आंसर चाहिए नहीं, पोजीशन कभी पॉइंट में तो हो नहीं सकती ना। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन यही माना जाएगा। अब ये हम कैसे अपने आप को मानेंगे कि हमें पॉइंट में क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि देखो एपी में नंबर्स तो यही आ रहे हैं ना, इनके बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनसे हमें कोई मतलब ही नहीं। जैसे कि इसके बीच में 120 भी आ रहा है, 119 भी आ रहा है, 118 भी आ रहा है, पर क्या ये एपी में लाया करता है? नहीं करते हैं। 121 से डायरेक्ट छलांग मारनी है, -4 का हमें -4 का हमें डिफरेंस देते हुए 117 पे पहुंच जाना है, ठीक है। तो ये था, तो इनसे हमें कोई जब मतलब नहीं है। अगर आप इनकी एन की वैल्यूज निकालोगे जो बीच में लाया कर रहे हैं एपी के, इन नंबर्स के बीच में लाया कर रहे हैं, चाहे इनके बीच में लाया कर रहे हो 116, 115, 114, इसके लिए हमारी एन की वैल्यू देखना डेसिमल्स में ही आएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसीलिए हमें डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए होती है। तो डेसिमल वैल्यू किसकी आती है? जो चीज एपी में लाई नहीं कर रही है, जो चीज एपी में लाई नहीं कर रही है उसी के लिए डेसिमल वैल्यू आती है। अगर 0 की वैल्यू डेसिमल में आई तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि वो एपी में लाई नहीं कर रहा है। तो एपी में लाई नहीं कर रहा है तो हमारा उससे जस्ट बाद वाला हम नेचुरल नंबर देख लेंगे। 0 के जस्ट बाद जो भी नेचुरल नंबर होगा वो एपी में लाई करेगा, क्योंकि उसके लिए एन की वैल्यू हमारी पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेचुरल नंबर है, प्योर नंबर है, डेसिमल में नहीं है। 0 के जस्ट बाद जो भी प्योर नंबर होगा नेचुरल, तो वही होगा उस फर्स्ट नेगेटिव इंटीजर के लिए। क्योंकि अब देखना बहुत से लोग यहाँ पे ये कंफ्यूज होंगे क्योंकि हमारी ये वैल्यू यहाँ पे कहीं लाई कर रही है 0 की। अब देखना 0 के जस्ट बाद -0.9 आता है, ठीक है। इस 0 के बाद यहाँ पे अब नेगेटिव में आप घुस तो जाओगे, पर ये हमारे एपी में लाई नहीं कर रहे हैं। इनके लिए अगर आप n की वैल्यू निकालना चाहो तो निकाल लेना, डेसिमल्स में मिलने वाली है। तो हमें n की वो प्योर वैल्यू मिल जाएगी, तो उससे हम उस नेगेटिव नंबर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और हमें पोजीशन भी पता चल गई, समझ गए। तो अगर ऐसा ही करके मान लो कोई और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इक्वेशन मिली, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिला होता जिसमें हमारा an हम 0 रखते, जिसमें n हमारा 4th पोजीशन पे आ जाता, ठीक है, 0 4th पोजीशन पे होता। तो अब इसका मतलब क्या है, प्योर नेचुरल नंबर आया है, तो इसका मतलब यह है कि हमारा 0 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। तो इसके जस्ट बाद वाला जो प्योर नंबर है वो हमारा फर्स्ट नेगेटिव के लिए डिफाइन होगा, क्योंकि 0 के पीछे चाहे आप जरा सा ही चले जाओ नेगेटिव में घुस जाओगे 0 के पीछे जाते। तो अब उसमें उसकी वैल्यू क्या है वो आप फाइंड कर सकते हो जब आप उसकी पोजीशन फाइंड कर लोगे, क्योंकि ए और डी आपको पता ही होगा फर्स्ट नेगेटिव इंटीजर के लिए प्योर नेचुरल नंबर होगा। n की वैल्यू 4 आई है 0 के लिए, तो इसके जस्ट बाद वाला जो प्योर नंबर होगा वो फर्स्ट नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन होगा। अगर वैल्यू फाइंड करने की जल्दी मची है तो ये n आपके पास है, a आपके पास है, d आपको मिला ही होगा, तो फाइंड आउट कर लेना। तो बस यही कहने का मतलब है 0 की हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, उससे जस्ट बाद वाला हमें नेचुरल नंबर लेना है। अब अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं।
होना भी नहीं चाहिए। नहीं समझ आया, रिवाइंड करके देख लेना। चलो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करते हैं और अपने आप को कॉन्फिडेंस फील कराते हैं। देखो, इफ फर्स्ट, नहीं, इफ, 1 सेकेंड, देख लो क्वेश्चन लिख दिया। अब ये क्वेश्चन दिखने में डरावना लगेगा क्योंकि यहाँ पे ये आ गया है शो दैट, कुछ नहीं है। एक बार क्वेश्चन को पॉज करके ढंग से पढ़ो। ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन तो सबसे मजेदार होते हैं, इन्हीं में तो इंटरेस्ट आता है यार, इन्हीं में तो अपना हम पूरा पोटेंशियल शो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इनको देख लेना कि इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 2, हमें क्या पहला डेटा मिल गया, पहला फर्स्ट टर्म कहां से एपी स्टार्ट है, 2 से स्टार्ट है, एंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स सो दैट 20th टर्म इज 1/12। तो कुछ नहीं है, हमें सम वाला फॉर्मूला पता है, इसमें टोटल सम ऑफ द टर्म्स वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो इसमें कहा क्या गया है कि S5 जो है फर्स्ट 5 टर्म्स का सम, जो नेक्स्ट 5 टर्म्स है, यानी S10 माइनस S5। अब ये ऐसा मैंने क्यों लिखा, इसके लिए मैं एक सिंपल एपी ले लेता हूं। देखो 2 4 6 8, ठीक है। तो इसमें अगर मैं कहता हूं फर्स्ट टू टर्म्स का सम, जैसे ये फर्स्ट 2 टर्म्स थे, तो इनका आप यहां जब इजीली सम हो जा रहा है तो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं कि इनका सम S2 का क्या होगा, 6 होगा। आप चाहें तो फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं S2 इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आप यहाँ पे रेस्पेक्टिव वैल्यूज रख दो कि यहाँ पे n की वैल्यू 2 थी तो 2/2 हो गया, और a कहाँ से a पे स्टार्ट थी 2 इंटू 2 प्लस n क्या था आपका 2 था, जो कि 1 के साथ माइनस होकर 1 ही हो जाएगा, और d क्या है आपका 2 है। तो यहाँ पे आपको 6 फिर भी मिल रहा है, ठीक है। तो अगर इस तरह मैंने सम कर दिया है, क्योंकि मुझे ये इजी पड़ रहा था इस समय, ये फॉर्मूला तो इसलिए है जब आपको बहुत लंबे टर्म्स फाइंड करने हो, सम ऑफ द 20th टर्म, और अगर 2-3 का करना है तो इजीली हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, तो इसमें कोई आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, फुल सेटिस्फेक्शन रहना चाहिए कि सम के लिए फॉर्मूला बना हुआ है। अब मैं कह दूं सम ऑफ द नेक्स्ट 2 टर्म्स, यानी कि इसके बाद जो आने वाले 2 टर्म्स है उनका सम देख लो, 14 है, इनका सम 14 आएगा, देख लेना। तो आप इसको चाहे फॉर्मूले से निकाल लो कि S4 माइनस S2, यानी कि पहले हमने इन पूरे का सम कर लिया, इसमें से ये फर्स्ट वालों का सम घटा दिया। समझ रहे हो कि S4 हमारा पूरे का सम क्या था, S4 के लिए हमारा सम आया था, इसको आप ऐड करके चाहे देख सकते हो ऐसे ही कि ये आ गया 10 और 10 20, और फर्स्ट इनका क्या था 6 था, तो 20 माइनस 6 14। अब चाहे S4 को आप इस फॉर्मूले में डाल के लिख लो, n की वैल्यू 4 हो जाएगी, a की वैल्यू यही है, d आपको पता ही है, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, ठीक है, द नेक्स्ट 2 टर्म्स का सम, ठीक है, कोई डाउट नहीं, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया है। इसमें कहा गया है फर्स्ट टर्म 2 दिया है, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। इसमें नेक्स्ट 5 टर्म्स की बात की गई है, तो जो 10 टर्म्स का सम होगा उसमें से स्टार्टिंग के 5 को घटा दो तो आपको आंसर मिल जाएगा, जैसे मैंने यहां पे किया था कि पूरे 4 टर्म्स थे, उनमें से स्टार्टिंग के 2 घटा दिए, अब ये बचे हुए तो मिले। देखो यहाँ पे आपने चाहे ऐसे करके देख लिया 14 मिल गया आपको, चाहे आप इनको यूं डायरेक्ट ऐड करके देख लो, ठीक है। तो इसीलिए ये हमें सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, क्या जो टीचर बता रहा है वो सही है कि नहीं, इसलिए आप खुद से एग्जांपल लेके अपने आप को सेल्फ सेटिस्फेक्शन दे दिया करो। देखो अगर यहाँ पे हमारा कोई x इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, अगर हम कह दें 25 इज इक्वल्स टू 100, क्या ये बात सच है, नहीं सच है, नहीं सच है। तो इसको मुझे इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बात इक्वल कब होगी, ये बात इक्वल तब होगी जब हम कहेंगे कि ये जो 100 है इसके 4 टाइम्स है, तो इसके 4 टाइम्स है, तो इधर भी मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 25 4 100 होता है, तो 100 4 टाइम्स इससे ज्यादा बड़ा है, तो जब 25 को इसके बराबर आना होगा तो हम इसको 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन में रहना होगा, तभी ये 100 के साथ इक्वल में आ सकता है। या फिर मैं ये काम कह सकता हूं कि 100 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तब ये 25 के इक्वल आ सकता है, ठीक है। तो यही बात कही गई है कि ये जो स्टार्टिंग के 5 टर्म्स हैं ये नेक्स्ट 5 टर्म से 1/4 है, तो अगर ये 1/4 है तो इसको भी मुझे 1/4 करना पड़ेगा, जैसे 25 100 का 1/4 था, वैसे ये S5 इसका 1/4 है, तो इसको इक्वल करने के लिए मैंने इधर 4 से डिवाइड किया था, तो इसको भी मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। 1/4 टाइम्स स्मॉल है, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, चाहे उसके नीचे पूरा भेज देते, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो अब सिंपल बनाने के लिए इस 4 को मैं इधर भेज दूं, 4S5 इज इक्वल्स टू S10 माइनस S5, गॉट इट। अब ये S5 और ये S5 सेम बात है, ये S5 और ये S5 सेम है, कोई डिफरेंस तो नहीं है, तो इसको मैं इधर उठा के ले आता हूं, तो ये 5 टाइम्स S5 हो जाएगा और इजी बन जाएगा हमारे लिए देखने में, ठीक है। अब यहां पे हमें फॉर्मूला खोल के रख देना है, A हमें पता ही है, ठीक है, और हमें N पता ही है, तो हमें क्या चाहिए, D चाहिए, D फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलो इसे नोट डाउन किया, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलो मैं ऊपर ही लिख दूंगा इसको, कोई टेंशन नहीं, आप नोट डाउन कर रहे होगे, आई होप। आपकी मैं यहाँ पिटाई तो कर नहीं सकता, पिटाई भी क्यों करेंगे यार, हम जबरदस्ती कर नहीं सकते, जब तक आपका पढ़ने का मन नहीं होगा ना कोई नहीं पढ़ा सकता।
कोई नहीं, आपको खुद से सोचना होगा, अब मुझे पढ़ना चाहिए क्योंकि इसी में रियल प्लेजर। देखो ये आया था, अब देखो 5 को ऐसे रहने दो। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इक्वल्स टू n/2। इसके लिए भी यही अप्लाई होगा क्योंकि सम ऑफ द टर्म्स का फॉर्मूला पूछा गया है ना। तो अब यहाँ पे अब देखो n दिखने में थोड़ा सा सेम लग रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे n 10 है, यहाँ पे 5 है, तो हम डायरेक्ट इनकी जगह इनके रेस्पेक्टिव पोजीशंस को रख देते हैं, ठीक है, वरना कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा ना, n सेम हो गया, यहाँ पे 10 था, सॉरी। अब बस आपको डी फाइंड आउट करना है, क्लियर, कुछ नहीं। अब ये हो गया 25/2 और 2 इंटू हमारा ए हमें पता था कि 2 था, और ये हमारा 4 हो जाएगा, हमें डी पता ही करना है, और ये हमारा डिवाइड होकर 5 हो जाएगा, इंटू किया 2 इंटू 2 प्लस 9d हो गया इधर तो हमारा। बस इस 2 को उठा के चाहे उधर भेज दो, तो 25 4 प्लस 4d, ये हो गया 10, इधर क्या मिला 4 प्लस 9d। बस इनको अंडर एंट्री करा दो, ये 100 प्लस 100d हो जाएगा, इक्वल्स टू ये हो गया 40 प्लस 90d। अब डी डी वाले टर्म्स एक तरफ कर लो और वैल्यू वैल्यू एक तरफ कर लो, ठीक है। हमें यहाँ पे एक ही वेरिएबल है जिसकी हमें वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो हमें उसको एक तरफ करना पड़ेगा और वैल्यूज को एक तरफ करना पड़ेगा, ताकि हम इस टर्म को अलोन कर सकें, इसको अकेला कर सकें, और ये किसके इक्वल है ये हम फाइंड आउट कर सकें। अब देखो 90 को इधर ले आते हैं, ठीक है, तो 100 माइनस 90d, 100d माइनस 90d, इस 100 को अगर उधर ले जाओगे तो ये माइनस 60 हो जाएगा, तो ये हमारा 10d हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस 60 हो गया, तो d इज इक्वल्स टू माइनस 6 आ गया। तो d आपको पता चल गया, तो a आपको पता है क्या है 2 है, d आपको पता चल गया माइनस 6 है, और हमें क्या पूछा गया था 20th टर्म पूछा गया था, यानी 20, हमें a20 फाइंड करना था। सिंपल फॉर्मूले में रख देंगे, आंसर आ जाएगा an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 बाई डी, n माइनस इंटू डी, a20 इज इक्वल्स टू 2 प्लस n माइनस 1 जो कि 19 हो जाएगा क्योंकि 1 से माइनस हो गया, 19 इंटू डी क्या है माइनस 6, तो 2 प्लस ये क्या आया माइनस 114, 19 6 जा 1114, ठीक है, माइनस माइनस रहा, अभी माइनस यहाँ बाहर आके माइनस प्लस माइनस हो जाता है, एकदम क्लियरली दिख रहा है आपको, यस। अब देख लो, आप चाहे इसको माइनस करके देख लो, छोटे में से बड़े को माइनस किया है तो हमारा नेगेटिव में तो आंसर आएगा 112 आ जाएगा, जो कि हमें पूछा गया था, यही प्रूफ हो गया। बस हमें मेन मोटिव था डी फाइंड आउट करना था डेटा से, और क्वेश्चन कह क्या रहा था उसको समझ लिया था हमने, नोट कर लो, मजा बहुत आया होगा इस क्वेश्चन में, पता है इतने मस्त मस्त क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट्स तो आप सीख ही चुके हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, एकदम स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा स्कोर कराएगा, अच्छा स्कोर करोगे तो आपकी लाइफ बन जाएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आगे मैथ्स पढ़ने का मन करेगा। चलो और क्वेश्चंस करते हैं मस्त वाले। देखो एक सबसे ढिंचाक क्वेश्चन आने जा रहा है जो कि सबसे ज्यादा लॉजिकल है, इसको पॉज करके आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन बस दिखने में डरावना है, खाली इसकी लैंग्वेज समझ लो कि क्या बात कर रहा है। देखो क्वेश्चन को हमें सबसे पहले पढ़ना होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, उसमें देखना होता है कि एक ही एपी की बात कर रहा है कि अलग अलग एपी की बात कर रहा है। अगर एक ही एपी की बात कर रहा है तो उस हिसाब से आपको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म ये सब सेम होंगे। अगर डिफरेंट डिफरेंट एपी की बात कर रहा है तो कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म जहां से एपी से स्टार्ट है, कोई एपी 2 से स्टार्ट होगी, कोई एपी 4 से स्टार्ट होगी, फर्स्ट एपी में कॉमन डिफरेंस 3 होगा, सेकंड एपी में कॉमन डिफरेंस 7 होगा, तो उस हिसाब से अगर सेम एपी है तो उसका फर्स्ट टर्म भी सेम ही होगा कंडीशन के अकॉर्डिंग, और हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो भी सेम होगा। तो एपी में सबसे पहले देखना होता है कि एक ही एपी की बात है कि दो एपी की बात है, तो वही ये क्वेश्चन बोला है कि सम ऑफ द एटम्स ऑफ 2 एपी आर इन रेशियो ऑफ दिस। रेशियो वाला आ गया तो आप डर गए, बस हवा खिसक गई, रेशियो कुछ नहीं होता है, बस अपॉन में लिखना होता है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ 18th टर्म, अगर इसकी नॉलेज नहीं है रेशियो वाले की तो YouTube पे काफी वीडियोस अवेलेबल है, रेशियो को भी देखो, बस कुछ नहीं होता है, इसको भी आप समझ जाओगे। सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ 2 एपीज आर इन द रेशियो ऑफ दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ 18th टर्म, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है, 2 एपी, दो एपी की बात की गई है, ये गौर किया, तो इसका मतलब, और हमें एक और डेटा दिया है सम ऑफ द एन टर्म्स, यानी उन दोनों एपी में पोजीशन हमारी सेम बताई गई है कि फर्स्ट एपी में 5th पोजीशन के लिए और सेकंड एपी में भी 5th ही पोजीशन के लिए, ठीक है, पोजीशन सेम है, एपी भले डिफरेंट है, तो इनमें क्या कहा गया है कि इनके सम का रेशियो डिफरेंट है, सम का रेशियो गिवन है, सॉरी। अब देखो फर्स्ट एपी में हमारा फर्स्ट टर्म तो डिफरेंट होगा क्योंकि कोई एपी, दो एपीज हैं तो उनका फर्स्ट टर्म डिफरेंट होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं है तो ऐसा मेंशन होना चाहिए, नहीं मेंशन है तो इसका मतलब उनका डिफरेंट है, ठीक है। तो इनका हमारा n सेम है तो इनको n को हम सेम ही तरीके से लिखते हैं, और सेकंड एपी के लिए फर्स्ट टर्म जो होगा वो हमारा डिफरेंट होगा, और कॉमन डिफरेंस को हम d2 लिख देंगे, ठीक है। इनका रेशियो क्या गिवन है 5n + 4 बाय 9n + 6, गॉट इट। अब देखो ये हमारा टोटल कट जा रहा है क्योंकि ये सेम है, अब हमें क्या मिल रहा है 2a1 + n - 1 इंटू d1 अपॉन 2a2 + n - 1 इंटू d2 इज इक्वल्स टू
जो भी है 5n+4/9n+6, ठीक है। तो अब इसमें देखो, इसमें हमें फाइंड आउट करना है 18th टर्म। अब हमें इसको कुछ इस फॉर्म में बनाना है, सम वाले फॉर्मूले से हमको इस फॉर्म में बनाना है, जो हमारा nth टर्म वाला फॉर्मूला होता था, तभी तो हम 18th टर्म फाइंड कर पाएंगे। तो a + n - 1 × d, तो काफी हद तक उस तरह दिख रहा है, पर हम इसमें a को एलोन कर दें इन दोनों में, तो हमें वो पूरा उसी तरीके से दिखने लगेगा। तो देखो, इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमारा x/y कोई चीज दी गई है, तो इसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जैसे न्यूमरेटर में अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर में भी करना होगा। क्यों? क्योंकि हम इनको काट भी सकते हैं, तो ये भले ही दिखने में डिफरेंट हो जाएंगे 2x/2y, पर हमारा कंक्लूजन सेम ही आएगा, ठीक है। जैसे कि 4/9 लिखा है, तो अगर 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 9 को 3 से कर दूं, तो हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है। 4/9 को अब मैंने इस तरह किया, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 12/27। देखो फर्स्ट और ये थोड़ा दिखने में डिफरेंट है, पर हम अगर इनमें से इनको और सिंप्लीफाई कर दे तो इसी फॉर्म में आ जाएगा। भले ही दिखने में डिफरेंट होने चाहिए, पर हमारा कंक्लूजन सेम निकलेगा। इसीलिए हम चाहे तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं 2 से, है ना, ठीक है। जो ऊपर चेंज किया है वो नीचे करना होगा, जो नीचे किया है वही ऊपर भी करना होगा। ये नियम, ये रूल तो आपको पता होंगे बेसिक वाले, ठीक है। तो हमने फर्स्ट ऊपर को 2 से डिवाइड किया, तो हमारा ये 1 हो जाएगा, प्लस n-1 दिख रहा है एकदम क्लियर? नहीं, चलो इतना नोट डाउन करो, ऊपर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। 18th टर्म फाइंड करना है, याद रखिए। देखो 2a1 + n-1 × d1 बाय 2a2 + n-1 × d2 था, ठीक है। अब इसको मुझे कुछ nth टर्म वाले फॉर्मूले के फॉर्म में लाना था। 9n प्लस क्या था हमारा? 6 था, ठीक है। अब हमें इसको nth टर्म वाले फॉर्मूले के टर्म में लाने के लिए ही हमने इसको पूरी ऊपर को 2 से डिवाइड किया था, इसको भी 2 से डिवाइड किया था। तो ऊपर किया तो a1 2a1 + n-1 × d1 को 2 से डिवाइड किया, ठीक है। अब इसके नीचे क्या किया? 2a2 + n-1 d2, इसको भी हमने 2 से कर दिया, ठीक है, जो भी लिखा था, ठीक है। अब इस 2 को आप हर टर्म के नीचे भेज दीजिए, क्योंकि एलसीएम लेने पे तो 2 ही आने वाला है, कोई और चीज तो है नहीं, तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, a1 + n-1/2, इसको मैं d1 लिख देता हूं, ठीक। और ये क्या हो गया? a2 + n-1/2 d2, गॉट इट। तो अब देखो 5n+4 9n+6, अब हमारा ये काफी हद तक nth टर्म वाले फॉर्मूले की तरह लग रहा है, पर ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है, क्योंकि यहाँ नीचे 2 आ चुका है, ठीक है। ये नीचे 2 आ चुका है, समझ गए? तो हमें इसको रिप्लेस कैसे करना है? हमें फाइंड आउट तो 17th टर्म करना है, तो 18th टर्म करना है, तो a18 को हम कैसे लिखते हैं? a + 17d। तो हमें यानी कि ये बीच वाले पार्ट को 17 से रिप्लेस करना है। हमें फर्स्ट वाले AP और सेकंड वाली AP दोनों के 18th टर्म की वैल्यू का रेशियो चाहिए, तो हमें इनको टर्म्स को 17 से रिप्लेस करना है। तो अगर हम इनको 17 के इक्वल मान लें, ठीक है, हम क्या देते हैं, ये इनके इक्वल 17 के, ठीक है। तो n की वैल्यू हमारी 35 आएगी, 2 को इधर भेजा, 1 को प्लस में कर दिया, तो n की वैल्यू फर्स्ट AP के लिए भी 35 है, सेकंड के लिए भी 35 है। ये तो पहले बताया गया था कि सेम पोजीशन की बात की गई है, सेम n की बात की गई है। यहाँ पे ये n भी वही सेम है, ठीक है, ये n भी वही सेम है। और अगर आप यहाँ पे 17 से अब इसको रिप्लेस कर दो, तो जहां जहां पे n है वहां वहां पे आपको 35 रखना होगा। a2 + 17d2, क्लियर है? चलो यहीं से कंटिन्यू रखता ना, इतना नोट किया। हमें टोटली बस इसमें n की वैल्यू फाइंड आउट नहीं होती है, इस क्वेश्चन का मोटिव है n की वैल्यू फाइंड आउट करना। जैसे a1 + n-1/2 d1, a2 + n-1/2, ये 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 5n+4/9n+6। अब हमने इसको 17 से रिप्लेस कर दिया, तो किया तो क्या मिला हमें? तो जहां जहां पे n है, अगर हमने ये चेंज किया है, तो ये चेंज जिस भी चीज को मानते हुए किया था उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो इस चीज से जो भी कंक्लूजन आया था उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये n भी वही सेम बात है, कोई डिफरेंट नहीं है। ये n इसी ये n कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। हम पोजीशन को इस n से डिनोट करते हैं, तो वही यहाँ पे रखी गई है, कोई डिफरेंट चीज नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो हमें अब इनका रेशियो मिल जाएगा, यहाँ पे n की जगह आप डाल दो 5 × 35 प्लस और हमारा 4, 5 × 9, 9 × 35 सॉरी, प्लस 6, देख लेना आपका आंसर आ जाएगा। तो यही चीज होती है। अगर आपसे मैं कह देता कि 20th टर्म फाइंड करो, तो आपको n-1/2 को किससे रिप्लेस करना होता? 19 से। क्यों? क्योंकि a20 हमें पता है a + 19d होती है,
ठीक है, 19d होती है। तो इसको जो n-1/2 है इसकी जगह पे हमें 19 लाना है। तो 19 को अगर हम इसके इक्वल मान लेते हैं तो हमें n की वैल्यू मिल जाती है। n की वैल्यू मिल जाती है तो हम यहाँ पे वो जिस चीज से रिप्लेस करना होता है उसको रख देते हैं और जो भी n की वैल्यू आई होती है उनके साइड में जो हमें रिलेशन दिया होता है उसमें डाल देते हैं। अब इस रिलेशन से हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? तो ये ऐसा क्वेश्चन था जिसका थोड़ा सा आपको याद करना है। अब आप कहोगे याद करा रहे हो भैया, तो भाई मैथ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें एग्जाम्स में बचाने के लिए एग्जाम में टाइम बचाने के लिए इनको याद करना पड़ता है। मेहनत करके आप घंटा आधा घंटा लगे रहो, पहुंचोगे इसी कंक्लूजन पे। ठीक है, तो जिस चीज का एक ही रास्ता होता है तो उसको अच्छा है कि एग्जाम में टाइम बचाने के लिए हम थोड़ा सा याद कर लें इसके प्रोसीजर को, क्योंकि समझ तो आ ही रहा है ना, कोई रट तो रहे नहीं हो ABCDEFGHI इस तरह तो रट नहीं रहे, समझ भी रहे हो साथ में। तो रटना और समझना इन ऐसे टाइप के क्वेश्चन को जरूरी होता है। तो एकदम बढ़िया से क्लियर हो चुका है सब कुछ आपका, किसी तरह का कोई डाउट? अब एक क्वेश्चन बढ़िया सा ले लेते हैं जो मैंने शॉर्ट्स में यूट्यूब शॉर्ट्स में डाला था, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें गाना लगा था दर्द की गहराई को महसूस करता है तू। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन था, इफ एन एपी हैव 11 टर्म्स इट्स मिडिल टर्म इज 18 देन व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स, यानी S8 पूछ रहा है टोटली हमसे। ठीक है, और हमें इसमें सॉरी एक और चीज गिवन है, इट्स फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू, आप 3 ले लेना। ठीक है, 3 है इसका फर्स्ट टर्म और इसका मिडिल टर्म आपका 18 आया है, मिडिल टर्म की वैल्यू 18 है। और इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं, टोटल कितनी पोजीशंस है इस एपी में जिस पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखी होंगी, 11 पोजीशंस है। तो देखो ऑड के लिए मिडिल टर्म का फॉर्मूला फाइंड करना, मिडिल पोजीशन फाइंड करना, अगर ऑड पोजीशंस दी हैं तो उसमें मिडिल पोजीशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है। तो ये n हमारा 11 था, तो इसको रख दो 11 + 1/2 जो कि 12/2 आया 6। ठीक है, अब देख लो चाहे आप गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखना इसमें 6th वाले में देखना मिडिल ही होगा, 2 2 2 6 ये मिडिल होगा। ठीक है, ये देखो मिडिल है, मिडिल टर्म। अब इसके इस तरफ भी 5 है, इस तरफ भी 5 है, देख लेना टर्म्स। ठीक है, तो इसीलिए 6 हमारा मिडिल टर्म है। तो आपको पता चल गया है पोजीशन कौन सी है, सिंपल है, आपको फर्स्ट टर्म भी पता है तो आप A6 क्या है A + 5D इस तरह लिख सकते हैं। तो A6 की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 18 गिवन है, डाल दिया। A हमें क्या गिवन है, 3 गिवन है प्लस 5D। ओके, तो अब देखो इसको इधर भेजोगे तो ये 15 हो जाएगा और 5D। अब हम वेरिएबल वाले को थोड़ा राइट हैंड साइड लिख लेते हैं, ये इसी तरफ लिखा जाता है जिस चीज की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो अभी हमारा टोटल 3 आ जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस 3 है। तो कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया आपको, ए भी पता चल गया, A3 कॉमन डिफरेंस 3, आपको n पता है कौन सा है 8 है। तो अब क्या S8 फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, S8 फाइंड आउट करना और कमेंट में आंसर लिखना, क्योंकि Sn वाला फॉर्मूला लगा दो, n/2 2a + n-1 × d। अब इसमें n से भी आप फेमिलियर हो, a से भी आप फेमिलियर हो, d से भी आप फेमिलियर हो। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज आप रेस्पेक्टिव प्लेस पे डाल दो, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो कमेंट करना आंसर को। ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। अब इतने क्वेश्चंस आई थिंक आपके लिए इनफ होंगे। अब आपको खुद प्रैक्टिस करनी है ढेर सारे क्वेश्चंस की, आप परफेक्शन गेन कर चुके हो, अब आपके पास कंटेंट और पूरी नॉलेज है इस एपी को लेके। तो अब आपकी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मैं अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगाऊं। फुल डाउट क्लियर हुआ है? अगर अभी भी कुछ भी रह गया है कमेंट करके बताना और डिसलाइक कर देना वीडियो। ठीक है, अगर नहीं रह गया है तो जो भी वीडियो के साथ किया जाता है 3 चीजें की क्या की जाती हैं, वो क्या होता है, सब्सक्राइब वगैरह कुछ होता है ना, वो कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जुड़े रहो।